हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 4 ऑफ बीएनएस के बारे में। यानी भारतीय न्याय संहिता की जो चैप्टर 4 है वो बात करता है आपका दुष्प्रेरण के बारे में, अर्थात अबेटमेंट। अब अबेटमेंट क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हालांकि यहाँ पे देखिए, अगर चैप्टर 4 है वो आपका धारा 62 तक है। जो आपका 61 और 62 है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ये दो अलग अलग यहाँ पे टॉपिक हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, सिर्फ अबेटमेंट के बारे में बात करने वाले हैं कि अबेटमेंट क्या होता है, कितने प्रकार के होता है, उसका प्रभाव क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो हम यहाँ पे बात करते हैं चैप्टर 4 ऑफ बीएनएस। अब यही चीज़ अगर हम बात करते हैं अगर आईपीसी की, तो आईपीसी में ये कहाँ पे बताया गया था, तो आपका था चैप्टर 5 जो सेक्शन 107 से लेकर 120 तक में बताया गया था। ये सारे उपबंध कहाँ पे किए गए थे, चैप्टर 5 ऑफ आईपीसी में। अब कहाँ पे बता दिया गया है ये दुष्प्रेरण, यहाँ पे चैप्टर 4 में तीन चीज़ें बताई है। यानी जो आपका आईपीसी के तीन चैप्टर थे, तीन चैप्टर को मर्ज करते हुए एक चैप्टर बना दिया गया, जिसमें दुष्प्रेरण, आपराधिक षड्यंत्र और प्रयास के विषय में, ठीक है। जो ये प्रयास के विषय में यानी अटेम्प्ट के बारे में है, जो आईपीसी के लास्ट चैप्टर था। लास्ट चैप्टर में आप देखेंगे धारा 511, उसमें क्या बताया गया था कि अगर किसी अपराध का आप अटेम्प्ट करते हैं और उसकी पनिशमेंट अगर कहीं संहिता में नहीं परिभाषित है, तो उसको किस प्रकार से दंड दिया जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे अगर आपराधिक षड्यंत्र की बात करते हैं, तो ये जो आपका चैप्टर 5A था, उसमें बताया गया था आपराधिक षड्यंत्र के बारे में। इसको भी यहाँ पे मर्ज कर दिया गया है। तो इन जो आपराधिक षड्यंत्र हैं और अटेम्प्ट के बारे में है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज पढ़ेंगे सिर्फ दुष्प्रेरण। अब यहाँ पे आईपीसी में तो धारा 107 से था, लेकिन यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट है, धारा 45 यानी कि सेक्शन 45 से लेकर 62 तक में, यानी कि दुष्प्रेरण सिर्फ धारा 60 तक में बताया गया है। दो सेक्शन तो अलग हो गए, दो सेक्शन में सिर्फ आपराधिक षड्यंत्र और अटेम्प्ट बता दिया गया। अब दुष्प्रेरण में क्या होता है, दुष्प्रेरण दो तरह के हैं। पहला है कि आपका जो जनरल यहाँ पे प्रोविज़न है, यानी सामान्य उपबंध, एक तरीके से पूरा चैप्टर बता दिया गया है, जिसमें आपका धारा 45 से लेकर धारा 60 तक है, और धारा 61 62 आपराधिक षड्यंत्र और आपका अटेम्प्ट के बारे में है। दूसरा, अगर यहाँ विशेष उपबंध की बात करते हैं, तो विशेष उपबंध कहाँ पे बताया गया है, जैसे आत्महत्या का दुष्प्रेरण। अब आत्महत्या के दुष्प्रेरण के बारे में आप देखोगे तो जो हमारा आईपीसी था, आईपीसी में धारा 305 और 306 था, जिसको अब यहाँ पे आई बीएनएस में क्या कर दिया गया है, धारा 107, धारा 108। उसी तरह से भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के बारे में यहाँ दुष्प्रेरण के बारे में बताया गया था, जो आपके आईपीसी के सेक्शन 121 में बताया गया था। अब कहाँ पे बता दिया गया है, 147 में बता दिया गया है। तो ये तो हो गया आपका कुछ विशेष उपबंध। अब जैसे यहाँ पे हम आते हैं सामान्य उपबंध की ओर, अध्याय 4, यहाँ पे दुष्प्रेरण बताया गया। अब इसको भी दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला आता है कि परिभाषा। दो सेक्शन है, यहाँ पे परिभाषा की बात करता है, धारा 45 और धारा 46। ये दो जो धाराएं हैं वो क्या करती हैं, ये परिभाषा खंड की बात करती है। उसके बाद आता है दंड के बारे में, यानी कि अब इसके बाद जितने भी आते हैं वो सब किसके बारे में बात करते हैं, दंड के बारे में, कि अगर आपने ऐसा दुष्प्रेरण किया तो उसके लिए आपको क्या मिलेगी, पनिशमेंट मिलेगी। अब यहाँ पे इसको भी दो कैटेगरी में हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं, दुष्प्रेरण के लिए दंड और अपराध की संरचना को छुपाने के लिए दंड। यानी कि अगर कोई दुष्प्रेरण कर रहा है और आपको पता है वो, और आप उसका एग्जिस्टेंस छुपाते हैं, यानी उसका अस्तित्व छुपाते हैं, और उसके एवज में अपराध हो जाता है, तो भी आपको क्या होगी, यहाँ पे पनिशमेंट मिलेगी। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे 49 से स्टार्ट है और यहाँ तक 46 में है, तो दो सेक्शन कहाँ पे गए, 47 और 48। तो 47 तो मान लीजिए ठीक था, जो आपका आईपीसी था उसमें 108A था, यानी कि 108A जुड़ा हुआ था, तो वो भी है कि यानी कि अगर बाहर दो सेक्शन आते हैं, इसमें एक सेक्शन जोड़ दिया गया है
जो आपको 48 है उसको तो जोड़ा गया है, नया ऐड किया गया है, लेकिन जो आपका 47 है ये एज इट इज़ है जैसा आपका धारा 108A आईपीसी में था। तो ये दोनों धाराएं क्या बात करती हैं? दोनों धाराएं बात करती हैं आपकी कि अगर मान लीजिए कोई भारत का नागरिक है और किसी व्यक्ति को उत्प्रेरित करता है, दुष्प्रेरण करता है कि जाके किसी विदेश में, किसी दूसरे देश में हत्या करनी है, तो एक सेक्शन तो ये बात करता है, और दूसरा सेक्शन बात करता है कि भारत के बाहर यानी कि किसी विदेश में विदेश में यानी किसी भी देश में क्या क्या किया जा रहा है, दुष्प्रेरण किया जा रहा है कि भारत में हत्या करनी है। तो ये दो जो कंडीशन है ये धारा 47 और धारा 48 में बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका धारा 107 से धारा 120 तक में पूरा प्रोविज़न था, पूरा का पूरा वही है, सिर्फ क्या चेंज कर दिया गया, सिर्फ एक नया सेक्शन ऐड कर दिया गया है, वो है आपका धारा 48 यानी कि सेक्शन 48। अब यहाँ पे जब इस हम दंड को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं तो 49 से 47 तक में आता है और एक 58 से 60 तक में आता है। अब जब यहाँ 49 से लेकर 57 को हम यहाँ पे अगर डिवाइड करें, तीन कैटेगरी होती है। तीन कैटेगरी क्या होती है कि अगर मान लीजिए जिसको दुष्प्रेरित किया गया, जिस व्यक्ति को आपने उकसाया है, उसने क्या किया है, अगर कार्य किया है, उसका परिणाम निकला है या फिर उसका इंटेंशन जो भी है, तो उसका विस्तार क्या होगा, उसका प्रभाव क्या होगा, वो बताया गया धारा 49 से धारा 54 तक में। और उसके बाद अगर कहते हैं कि दुष्प्रेरित अपराध अगर कर दिया जाता है या फिर नहीं किया जाता है तो फिर उसके लिए पनिशमेंट, तो यहाँ पे दो कैटेगरी बताई गई यानी कि धारा 55 और धारा 56 बताई गई। एक कहता है कि मृत्यु आजीवन कारावास से अगर दंडनीय कोई किसी अपराध का दुष्प्रेरण किया जाए, और दूसरा कहता है कि कारावास से, तो इसके लिए भी पनिशमेंट यहाँ पे बताइए। अब यहाँ पे तीसरी कैटेगरी क्या आती है कि अगर 10 या अधिक व्यक्ति द्वारा क्या किया जा रहा है, किसी व्यक्ति को दुष्प्रेरित किया जा रहा है, किसी पंथ को दुष्प्रेरित किया, किसी समुदाय को दुष्प्रेरित किया जा रहा है, तो उसके लिए यहाँ पे 7 वर्ष तक का कारावास है। यहाँ पे इसको चेंज किया गया है, पहले यहाँ पे क्या था, 3 वर्ष था। ठीक है, जो आपका धारा 117 था आईपीसी का, उसमें पहले 3 वर्ष की पनिशमेंट थी, अब जिसको बढ़ा के कितना कर दिया गया है, 7 वर्ष तक का कर दिया गया है। और कहाँ पे कर दिया गया है, ये आपका धारा 57 में कर दिया गया है। आ गई बात समझ में? अब यहाँ पे हम अगर दुष्प्रेरित कार्य अगर जो किया जा रहा है तो उसका इंटेंशन और उसके प्रभाव के बारे में बात करें तो यहाँ पे दो कैटेगरी भी आती है। पहला कि अगर दुष्प्रेरक जो है, यानी जैसे मैंने आपको क्या किया है, उकसाया है कि जाके बी नाम का व्यक्ति है उसकी हत्या कर दो, अगर मैं वहाँ पे उपस्थित नहीं हूँ तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ये धारा 49 से 53 तक में होगा, यानी कि मैं कितना लायबल होगा, किस हद तक लायबल होगा, किस विस्तार तक मेरा दायित्व होगा दंड के मामले में, उसके बारे में बात करता है। और यहाँ पे एक सेक्शन आती है धारा 54, जो आईपीसी का सेक्शन कितना था, सेक्शन 114 था, यानी कि धारा 114 थी आईपीसी की, जिसको कर दिया गया है आप यहाँ पे धारा 54 यानी कि 54। यहाँ पे कहता है कि अगर दुष्प्रेरक उपस्थित होता है, यानी कि अपराध के समय पे मैंने आपको उकसाया है कि जाके कि बी नाम के व्यक्ति की हत्या कर दो। अब जब आप उस बी नाम की व्यक्ति की हत्या कर रहे हो उस टाइम पे मैं उपस्थित हूँ, क्योंकि मैंने ही उकसाया है तो मैं वहाँ पे उपस्थित हूँ, तो मेरा क्या वहाँ पे विस्तार रहे, किस हद तक मैं दंड नहीं रहूँगा, तो उसके बारे में यहाँ पे बात की जाती है। उसके बाद यहाँ पे दो कैटेगरी, अगर अपराध नहीं किया जाता या फिर किया जाता है तो उसके लिए दंड कितना है, तो किन कैटेगरी में, दो कैटेगरी है। पहला कहता है कि अगर दुष्प्रेरण ऐसे अपराध का किया गया है जिसमें मृत्यु आजीवन कारावास से दंडनीय है, तो उसमें क्या किया जा सकता है, दो कैटेगरी है, 7 वर्ष तक की और 14 वर्ष तक की सज़ा के बारे में बताया गया है। और दूसरा कंडीशन ये कहता है कि अगर दुष्प्रेरण किसी अन्य कारावास से, यानी कि अब मृत्यु और आजीवन को छोड़कर किसी अन्य कारावास से दंडनीय अपराध किया गया है, तो वहाँ पे कितनी सज़ा मिलेगी, 1/4 और 1/2, यानी कि 1/4 भाग सज़ा मिलेगी, और यहाँ पे आधे दंड से। अब ये पूरा क्या होता है, कितने का आधा मिलेगा, इन सबको हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अब यहाँ पे जो कैटेगराइज हो रही थी, जैसे कि अब यहाँ पे देखिए धारा 49 से धारा 53,
अब इसको भी हम दो कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। दो कैटेगरी में डिवाइड किया, इसमें क्या है कि दुष्प्रेरित का परिणाम स्वरूप किया जाता है। अगर मान लीजिए मैंने आपको उकसाया कि जाके चोरी करो, तो आपने क्या किया कि चोरी कर लिया, दुष्प्रेरित कार्य कर लिया, तो यहाँ पे धारा 49 से 50 के बीच में आएगा। और यदि मान लीजिए मैंने चोरी करने को कहा था और आप जाके कोई अदर एक्ट कर रहे हो, वहाँ पे कोई दूसरा एक्ट कर रहे हो, तो उसके लिए कितना लायबल होगा, ये दुष्प्रेरक है, वो चीज़ आती है धारा 51 से धारा 53 में। अब यहाँ पे अगर दुष्प्रेरित कार्य परिणाम स्वरूप कर दिया जाता है, तो इसमें भी ये देखा जाएगा कि क्या दुष्प्रेरक के जो आशय था उसी आशय से किया गया है, यानी कि मेरा इंटेंशन क्या था कि जाके चोरी करो तुम। अब मेरा इंटेंशन तो था, लेकिन आपका इंटेंशन क्या है? आपने अगर चोरी के इंटेंशन से ही वहाँ पे जाके चोरी की, मेरे इंटेंशन जो था उसी इंटेंशन से आपने कार्य किया है, या फिर आपने क्या किया है कि दुष्प्रेरक के दुराशय से भिन्न आशय से कार्य किया है, धारा 50। यानी कि मेरा क्या काम था, मेरा इंटेंशन क्या था कि आप जाके चोरी करोगे, और आप क्या कर रहे हो, कोई अदर एक्ट कर रहे हो। ठीक है, अब आपका आशय कुछ दूसरा है वहाँ पे करने का, तो फिर आपका धारा 50 में यहाँ पे फॉल करेगा। अब जो दो सेक्शन छूटे थे, धारा 47, धारा 48, धारा 47 क्या कहता है कि भारत से बाहर के अपराधों का भारत में दुष्प्रेरण, यानी कि दुष्प्रेरण कहाँ पे हो रहा है, अबेटमेंट कहाँ पे किया जा रहा है, भारत के अंदर किया जा रहा है, लेकिन इसका परिणाम कहाँ पे निकलेगा, भारत के बाहर किसी अन्य देश में निकलेगा, तो भी यहाँ पे भारत में पनिशमेंट मिलेगी दुष्प्रेरक को। और उसके बाद आता है धारा 48, भारत में अपराधों का भारत से बाहर दुष्प्रेरण, यानी कि आप दुष्प्रेरण कहाँ कर रहे हो, भारत के बाहर कहीं कर रहे हो, यानी कि हो सकता है चाइना में कर रहे हो सकता है कि पाकिस्तान में कर रहे हो सकता है किसी अन्य देश में कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो यहाँ पे अगर उसका परिणाम कहाँ पे निकलेगा, भारत में निकलेगा, तो फिर आप कहाँ पे लायबल हो गए। आपका मतलब क्या होता है, ये पूरा जो पनिशमेंट है ये दुष्प्रेरक की बात करता है, दुष्प्रेरक को पनिशमेंट मिलेगी। बाकी जो अगर एक्ट कर रहा है, जिसको मैंने दुष्प्रेरित किया है, वो यदि एक्ट कर रहा है, तो जो अपराध उसने किया है उस अपराध के लिए उसको पनिशमेंट मिलेगी। आई होप आपको पूरा ये डायग्राम का फॉर्म समझ में आया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं सेक्शन 45 की। सेक्शन 45 क्या बात करता है, किसी बात का दुष्प्रेरण। अब यहाँ पे अपराध करने का दुष्प्रेरण नहीं किया जा रहा है, यहाँ पे कहता है कि किसी भी बात का दुष्प्रेरण हो सकता है। मैं ये भी कह सकता हूँ कि जाओ जाके पानी लेके आओ। ठीक है, ये भी कह सकता हूँ जाओ वहाँ पे एक पेन रखा है, पेन लेके आओ। मैं आपको एक किसी बात के लिए दुष्प्रेरित ही तो कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ये अपराध नहीं है। अपराध क्या होगा वो हम आगे पढ़ेंगे 46 में। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो पढ़ते हैं दुष्प्रेरण होता क्या है। तो दुष्प्रेरण वह व्यक्ति किसी बात को किए जाने का दुष्प्रेरण करता है। अब कौन व्यक्ति अब क्या करता है, तो पहले कंडीशन बताता है कि उस बात को करने के लिए किसी व्यक्ति को उकसाता है। उकसाने का मतलब क्या है कि अब यहाँ पे इसके साथ आपको स्पष्टीकरण नंबर 1 पढ़ना पड़ेगा। स्पष्टीकरण नंबर 1 क्या कहता है, जो जानबूझकर दुर्व्युपदेशन द्वारा, यानी कि मिथ्या रिप्रेजेंटेशन द्वारा, यानी कि आपको जो चीज़ पता है उसको आप क्या करते हो, उसको छुपा लेते हो, और आपको छुपा के क्या करते हो, तात्विक तथ्य जिसे आप प्रकट करने के लिए आबद्ध हो, यानी कि आपको जिस तथ्य को प्रकट करना चाहिए आपने प्रकट नहीं किया, आपको जिस चीज़ को बताया जाना चाहिए उसको नहीं बताया, आपने उसको क्या किया, जानबूझकर छिपा लिया, और स्वेच्छा किसी बात को करने के लिए या फिर प्रयत्न करते हैं। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल क्या मतलब, यहाँ पे जैसे ए नाम का व्यक्ति है। ठीक है, अब ए नाम का व्यक्ति ने क्या किया, इसके बी के पास एक पेन पड़ा हुआ था। ठीक है, अब ए ने क्या किया, सी को यहाँ पे उकसाता है कि जाओ मेरा पेन रखा है बी के बैग में, उठाकर लेके आ जाओ। अब भाई जानबूझकर ये कर रहा है, क्योंकि ए को तो पता है ए का पेन नहीं है, लेकिन फिर भी ये कहता है ए का पेन है और बी के पास रखा हुआ, बी के बैग में जाके निकाल के लेके आ जाओ। भाई सी को क्या पता, सी तो गुड फेथ में कार्य कर रहा है। जब गुड फेथ में कार्य कर रहा है तो इसको तो कोई पनिशमेंट मिलेगी नहीं, लेकिन इसको ज़रूर मिलेगी, क्योंकि इसने उकसाया है किसी के चोरी करने के लिए। ठीक है, तो किसी बात को करने के लिए, यहाँ पे किसी बात को करने के लिए ही तो बोला है।
तो ये क्या हो गया कि जानबूझकर दुरुपदेशन द्वारा क्या किया जा रहा है, किसी बात को करने के लिए उकसाया जा रहा है। तो यहाँ पे पहला किस तरीका क्या हो गया, उकसाने का, यानी उकसा कर आप क्या कर सकते हैं, किसी को दुष्प्रेरित कर सकते हैं। दूसरा आता है आपका, यहाँ पे बात करें षड्यंत्र के माध्यम से। अब हालांकि आपका जो षड्यंत्र है, षड्यंत्र के बारे में आप पढ़ोगे धारा 61 में, लेकिन उससे पहले यहाँ पे ये टाइप्स पढ़ रहे हो आप कि किस टाइप से दुष्प्रेरण किया जा सकता है। तो यहाँ पहला टाइप तो आपने पढ़ लिया कि उकसा कर किया जा सकता है, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन क्या आता है कि षड्यंत्र द्वारा किसी बात को करने के लिए सम्मिलित होना और षड्यंत्र के अनुसरण में कार्य या अवैध लोग गठित होना। अब षड्यंत्र किसी एक व्यक्ति में तो होता नहीं है, षड्यंत्र होता है दो या अधिक व्यक्तियों में होता है, ठीक है। दो से ज़्यादा कितने भी व्यक्ति हो सकते हैं, उसमें क्या कर सकते हैं, षड्यंत्र रच सकते हैं कि ऐसा ऐसा कार्य करना है। अब षड्यंत्र के लिए क्या है कि जैसे यहाँ पे सम्मिलित हुए दो या अधिक लोग क्या हुए, एक साथ सम्मिलित होते हैं कि किसी बात को करना है। अब किस बात को करना है, हो सकता है किसी के मर्डर करना हो, तो मर्डर करने के लिए मान लीजिए 3 लोग हैं, ठीक है। अब 3 लोगों ने यहाँ पे सहमति दिखाई। सहमति क्या दिखाई कि हाँ जाके जो सी है, सी का मर्डर करना है। अब यहाँ पे तीनों ने, एक ने बोल दिया कि मैं जाके जहर लाऊंगा, विष लाऊंगा। दूसरे ने बोला कि मैं यहाँ पे साथ में जाऊंगा, वहाँ पे मारने जाऊंगा, ठीक है। ये तीनों ये क्या कर रहे हैं, ये पूरी प्लानिंग बना रहे हैं, और उस प्लानिंग के अनुसरण में अगर कोई कार्य कर देते हैं, कोई अवैध लोभ घटित करते हैं, तो ये कहा जाता है आपका कि ये षड्यंत्र के द्वारा क्या किया जा रहा है, आपको यहाँ पे दुष्प्रेरण किया जा रहा है, अबेटमेंट किया जा रहा है। तो दो कंडीशन, दो चीज़ समझ में आई, दो टाइप से। पहला तो आपका उकसाकर और दूसरा आपका षड्यंत्र के माध्यम से। अब इस षड्यंत्र जो है, अब इसके लिए आपको धारा 46 का स्पष्टीकरण नंबर 5 पढ़ना पड़ेगा। स्पष्टीकरण नंबर 5 षड्यंत्र के बारे में ही बात करता है कि षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण में आवश्यक नहीं है कि योजना साथ में मिलकर बनाई जाए, उस षड्यंत्र में शामिल होना ही पर्याप्त है। अब यहाँ पे षड्यंत्र के माध्यम से दुष्प्रेरण तो हो रहा है, लेकिन हर व्यक्ति उस षड्यंत्र में शामिल हो, एक साथ बैठ के प्लानिंग करें, ऐसा ज़रूरी नहीं है। जैसे 2 व्यक्ति हैं, ठीक है, ए और बी। अब ये दोनों क्या करते हैं, इनकी दुश्मनी है किससे, सी से। अब ए और बी क्या कर लेते हैं, प्लानिंग करते हैं कि हम यहाँ पे सी को जहर दे देंगे, जहर मिला देंगे पानी में, उसको पिला के उसको मार देंगे। अब यहाँ पे दोनों लोग प्लानिंग कर लेते हैं, और इसमें इन दोनों में कहता है, बी कहता है कि मैं जाके जहर मिलाऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पे ए गया कि एक डी नाम का व्यक्ति था, इसने बोला कि मुझे क्या चाहिए, जहर चाहिए, ठीक है, सी को मारना है। अब ये नहीं बताया कि यहाँ पे बी क्या करेगा, उस जहर को जाके उसको देगा सी को, ठीक है। तो यहाँ पे डी को तो कुछ पता है नहीं, कौन षड्यंत्र में शामिल था, कौन नहीं शामिल था, तो ये किसी न किसी रूप में एक प्रकार से सम्मिलित है डी, ठीक है। तो ये भी क्या होगा, ये भी षड्यंत्र में सम्मिलित माना जाएगा। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि सभी एक साथ मिलकर प्लानिंग बनाएं। अब डी तो था नहीं साथ में कि प्लानिंग, अभी डी को ये भी नहीं पता कि जहर कौन देगा। ए ने तो ये सिर्फ इतना बताया कि जहर देना किसको, सी को, और डी ने बोला चलो ठीक है, मैं आपको जहर ला के दे दूंगा, और ए किसको दे देगा, बी को, बी जाके दे देगा सी को, पानी में मिला के या फिर खाने में मिला के दे देगा। तो यहाँ पे क्या कर सकता है, यहाँ पे अपराध हो सकता है इसका दुष्प्रेरण का। तो यहाँ पे आप समझ ही गए होंगे, यानी कि षड्यंत्र में सम्मिलित होना ही पर्याप्त है। इसमें ये जरूरी नहीं है, आवश्यक नहीं है कि आप साथ में मिलकर योजना बनाएं। आगे बात समझ में, ये षड्यंत्र के माध्यम से हो गया। अब तीसरा आता है कि आपने उस दुष्प्रेरण में किसी प्रकार से सहायता की हो, या तो आपने कोई कार्य करने के लिए या फिर कोई अवैध लोभ करने के लिए, यानी जिसकी ड्यूटी थी उसकी ड्यूटी ना करवाने के लिए आपने क्या किया, दुष्प्रेरण किया। अब जैसे मान लीजिए एक ट्रैफिक पुलिस वाला है, ट्रैफिक पुलिस वाले की क्या ड्यूटी है कि ट्रैफिक को कंट्रोल करना। अब वहाँ पे उसके पास जाते हैं, उसको दुष्प्रेरित करते हैं कि चलो भैया एक काम करते हैं, ये बगल में एक होटल है, होटल में चाय वाय पीते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं होगा, ट्रैफिक नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, सब आराम से चल जाएगा। और ये यहाँ पे जो ये बोल रहा है उसका इंटेंशन क्या है कि यहाँ पे पूरा ट्रैफिक जाम हो जाए,
ठीक है। तो यहाँ पे जो ट्रैफिक पुलिस वाला वो वहाँ पे चला गया, तो ट्रैफिक पुलिस वालों को क्या किया गया, अवैध लोप करवाया गया। कैसे करवाया गया, जानबूझकर करवाया गया, किसके माध्यम से, सहायता के माध्यम से। ठीक है। तो यहाँ पे अब एक चीज़ और देखिएगा, इसके साथ स्पष्टीकरण नंबर 2 पढ़ना पड़ेगा आपको कि यहाँ पे जो सहायता की जा रही है वो कब की जाएगी, कब तक की जा सकती है। तो कहना है कि किसी कार्य को किए जाने के पूर्व, यानी कि जब अपराध घटित हो रहा है उसके पहले, या फिर अपराध करते समय यानी कार्य किए जाने के समय सहायता करना उस कार्य को सुकर बनाने के लिए। अब जैसे षड्यंत्र ही है, षड्यंत्र कब तक में होगा, जैसे मान लीजिए वहाँ पे जहर वहर लाने का काम यहाँ पे प्लानिंग हुई पूरी, तो ये अपराध घटित होने के पहले कर दिया गया। लेकिन वहीं अगर हम ट्रैफिक पुलिस वाले की बात करते हैं, उसकी जो ड्यूटी थी अवैध लोप करवाया गया, वो कब तक करवाया जा सकता है, वो जब तक क्या है अपराध घटित नहीं हो जाता, यानी अपराध घटित होने के समय तक करवाया जा सकता है, सहायता की जा सकती है। अपराध घटित हो जाए उसके बाद यहाँ पे सहायता का कोई मतलब नहीं है, तो फिर वो दुष्प्रेरण के अंतर्गत नहीं आएगा। अब आप पूरी तरह से दुष्प्रेरण समझ गए होंगे कि दुष्प्रेरण कब तक किया जा सकता है, कितने तरह से किए जा सकते हैं। यही 3 तरह के मैंने बताया। ठीक है, पहला तो आप क्या कर सकते हैं, उकसा कर सकते हैं, दूसरा षड्यंत्र के माध्यम से कर सकते हैं, और तीसरा क्या कर सकते हैं, आप उस सहायता कर सकते हैं, यानी उस कार्य या लोक में सहायता कर सकते हैं। ये 3 तरह से आप क्या कर सकते हैं, दुष्प्रेरण कर सकते हैं किसी भी व्यक्ति को। अब एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि अगर यहाँ पे दुष्प्रेरण हो रहा है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे दुष्प्रेरित कर, ए नाम का व्यक्ति है किसी को दुष्प्रेरित कर रहा है, तो ये साबित करने का भार किसके ऊपर है, कौन साबित करेगा कि इसने दुष्प्रेरण किया था, ये साबित करने का भार किसके ऊपर है, प्रोसिक्यूशन के ऊपर है। यानी जो आपका सरकारी वकील होता है, गवर्नमेंट एडवोकेट होता है, वो साबित करेगा, स्टेट साबित करेगा कि आपने क्या किया है, अब यहाँ पे अबेटमेंट किया है और उस अबेटमेंट के फर्दरेंस में कोई एक्ट हुआ है। बट यहाँ पे एक कंडीशन ऐसी आती है जहाँ पर अबेटमेंट को खुद अभियुक्त को साबित करना पड़ता है। जैसे इंडियन एविडेंस एक्ट देखोगे आप, इंडियन एविडेंस एक्ट में 113A था, जो अब यहाँ पे भारतीय साक्ष्य अधिनियम में धारा 117 में आ गया है। ठीक है, अभी ये दोनों सेक्शन सेम ही है, एक तो इंडियन एविडेंस एक्ट का है, ठीक है, और दूसरा भारतीय साक्ष्य अधिनियम का, BSA का है। अब इसमें क्या कहता है, इसमें ये कहता है कि अगर कोई स्त्री, ठीक है, कोई विवाहित स्त्री है और वो विवाह के 7 वर्ष के भीतर को आत्महत्या कर ले, ठीक है, विवाह के 7 वर्ष के भीतर अगर आत्महत्या कर लेती है और उसके परिवार वालों के द्वारा यहाँ पे ये दर्शित किया जाता है कि उसके पति या उसके पति के नातेदारों द्वारा क्या किया गया था, क्रूरता की गई थी, तो ये साबित करने का भार किस पे होगा, उसके पति पे होगा, या फिर उसके जो एक्यूज्ड हैं उसमें, उस मामले में उनको साबित करना होगा। यही एक कंडीशन है। बाकी अगर अदर कंडीशन की बात की जाए तो सब में दुष्प्रेरण को साबित करने का भार किसके ऊपर है, जो प्रोसिक्यूशन होता है, अभियोजन होता है, उस पर यह होता है भार। तो बर्डन ऑफ प्रूफ भी समझ गए होंगे कि किस कंडीशन में रहता है इनके ऊपर, किस कंडीशन में अभियुक्त के ऊपर नहीं रहता। ये हो गई बात। अब बात करते हैं, दुष्प्रेरण तो हो गया, अब दुष्प्रेरक कौन होता है। दुष्प्रेरण तो कोई भी कर सकता है, वो अपराध नहीं है, लेकिन अपराध कब होगा, अब ये बात करता है आपका सेक्शन 46। सेक्शन 46 जो आपका पहले कहाँ पे था, जो आपका था धारा 108 में, ठीक है, दुष्प्रेरक की परिभाषा। वह व्यक्ति अपराध का दुष्प्रेरण करता है जो या तो अपराध कारित करने का या ऐसे कृत्य करने का जो अपराध होता, यदि वह उसी आशय ज्ञान से किया जाता, दुष्प्रेरक का है। यदि अपराध कारित करने के लिए वित्तनुसार समर्थ व्यक्ति द्वारा किया जाता। अब यहाँ पे 2 चीज़ें देखिए, कोई भी दुष्प्रेरण जो होता है, कोई भी दुष्प्रेरण अपराध कब कहलाएगा, जब किसी आपराधिक कृत्य को करने के लिए दुष्प्रेरित किया जाए। यानी कि जैसे हमारे भारतीय साक्ष्य, जो भारतीय न्याय संहिता है, या फिर बोले तो इंडियन पिनल कोड IPC है, उसमें जो अपराध बताए गए हैं,
अगर उन अपराधों को करने के लिए किसी व्यक्ति को दुष्प्रेरित किया जाता है तो फिर ये क्या कहलाएगा, ये दंडित करने वाला अपराध यानी अपराध कहलाएगा दुष्प्रेरण का। अगर मान लीजिए किसी अन्य पर्पस के लिए बोल दिया कि जाके एक काम करना, आज से जाना कि तुम जाके घर में पढ़ना ही नहीं, कोई बोले नहीं पढ़ना, मैंने आपको क्या किया, उकसाया कि जाके आप क्या करना, खेलना जाके, ये मैं क्या कर रहा हूँ, आपको उकसा रहा हूँ, फिर भी ये अपराध नहीं माना जाएगा। अपराध क्या होगा, अपराध ये हो जाएगा कि मैंने, जैसे ए है, ए ने बी को क्या किया है, दुष्प्रेरित किया कि तुम जाके सी के घर में चोरी करो, सी के घर में आज कोई भी नहीं है। तो यहाँ पे क्या किया, मैंने किसी अपराध को करने के लिए दुष्प्रेरित किया ना, तो जब ये मैंने किसी अपराध के करने के लिए दुष्प्रेरित किया है ना, तब ये कहलाएगा कि जो आपने दुष्प्रेरण किया है वो एक अपराध है। ठीक है, या फिर इसी इंटेंशन के साथ या फिर उसी आशय या ज्ञान से अगर कोई अपराध करते तो वो तो अपराध होता ही। जैसे मान लीजिए मैं खुद जाके चोरी करता तो मेरा इंटेंशन क्या है, चोरी करने का है, तो यहाँ पर भी तो एक अपराध हुआ ना, वही इंटेंशन है, वही नॉलेज है। या फिर अगर इसी इंटेंशन नॉलेज के साथ मैं किसी व्यक्ति बी को क्या करूँ, दुष्प्रेरित करूँ कि जाकर तुम सी के घर में चोरी करो, इंटेंशन तो मेरा सेम है ना, चाहे मैं डायरेक्ट चोरी कर लूँ जाके या फिर किसी को दुष्प्रेरित करके यहाँ पे चोरी करवा दूँ, तो ये क्या कहलाएगा, ये अपराध कहलाएगा। और जो यहाँ पे दुष्प्रेरित करता है वो क्या कहलाता है, दुष्प्रेरक कहलाता है। और जैसे मान लीजिए ए है, ए ने क्या किया, बी को ऐसे उकसाया कि जाके तुम सी के घर में चोरी करो, तो ए कौन हो गया, ए हो गया आपका दुष्प्रेरक, बी कौन हो गया, बी हो गया आपको दुष्प्रेरिती, और सी हो गया आपका विक्टिम यानी कि पीड़ित जिसके घर में चोरी हुई है। आ गई बात समझ में, दुष्प्रेरक, दुष्प्रेरण और दुष्प्रेरक ये दो अलग अलग चीज़ होती है। दुष्प्रेरण का मतलब मैं जो अपराध कर रहा हूँ, और दुष्प्रेरक का मतलब जो अपराध करने के बारे में बता रहा है कि जाके ये अपराध करो। अब इसमें स्पष्टीकरण देखिए, स्पष्टीकरण कहता है किसी कार्य के अवैध लोग का दुष्प्रेरण अपराध की कोर्ट में आ सकेगा, चाहे वो दुष्प्रेरक कार्य करने के लिए स्वयं आबद्ध ना हो। अब एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक पॉइंट और लिखा हुआ है धारा 46 में, यदि अपराध करने के लिए विधि अनुसार समर्थ हो, यानी कि मैं दुष्प्रेरण का अपराध तभी कर पाऊंगा जब जिसको दुष्प्रेरित कर रहा हूँ वो विधि अनुसार समर्थ हो उस अपराध को करने के लिए। ठीक है, तभी मैं यहाँ दुष्प्रेरण के लिए दंड का भागीदार होऊंगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए ए है, ए ने क्या किया, मान लीजिए 10 साल का लड़का है, इसको दुष्प्रेरित किया है, और विधि अनुसार ये जिसको मैंने दुष्प्रेरित किया है ना, वो विधि अनुसार वो समर्थ होना चाहिए अपराध को करने के लिए। ये कहता है आपका धारा 46। अब यहाँ पर तो कहता है विधि अनुसार समर्थ होना चाहिए अपराध करने वाला व्यक्ति जिसको जो दुष्प्रेरित है, लेकिन एक स्पष्टीकरण इसमें बताया गया, आगे हम पढ़ेंगे, उसमें कहता है कि ज़रूरी नहीं है कि जो अपराध करने वाला व्यक्ति है वो विधि अनुसार समर्थ ही हो। अगर समर्थ नहीं भी है तब भी दुष्प्रेरक जो है यानी जिसने दुष्प्रेरण किया है उसको अपराध मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो लिखा है कि विधि अनुसार समर्थ होना चाहिए, लेकिन स्पष्टीकरण में ऐसा सब कुछ क्लियर कर दिया गया है। अब यहाँ पे किसी कार्य के अवैध लोक का दुष्प्रेरण अपराध की कोर्ट में आ सके, चाहे दुष्प्रेरक उस कार्य को करने के लिए स्वयं आबद्ध ना हो। यानी कि ये जो है कोई ऐसा एक्ट करता है, ठीक है, कैसे एक्ट करता है कि मान लीजिए ये स्वयं कुछ कोई कार्य करने के लिए आबद्ध नहीं हो, अवैध लोक करने के लिए आबद्ध नहीं हो, फिर भी ये क्या करता है, दुष्प्रेरण करता है, किसी व्यक्ति को दुष्प्रेरित करता है कि जाकर तुम ऐसा अवैध लोक करो। ठीक है, जैसे पुलिस वाले होते हैं, पुलिस वालों जैसे ए है, ठीक है, ए तो पुलिस में है नहीं, अब बी जो है वो पुलिस है, और इसका ड्यूटी क्या है, जो कैदी हैं उनको खाना वगैरह प्रॉपर देना। अब यहाँ पे क्या है, ए जो कहता है कि बी से कि तुम जाके जो एक डी नाम का कैदी है, ठीक है, डी नाम का कैदी है, उसको खाना नहीं दोगे। अब ए उस काम को करने के लिए तो यहाँ पे आबद्ध है नहीं, ठीक है, लेकिन बी को क्या करवाता है, अवैध लोक करवाता है, तो भी यहाँ पे ए क्या हो जाएगा, उस अपराध के वो लायबल हो जाएगा, दुष्प्रेरण के लिए लायबल हो जाएगा।
दूसरा स्पष्टीकरण कहता है, दूसरा स्पष्टीकरण, दुष्प्रेरण का अपराध गठित करने के लिए आवश्यक नहीं दुष्प्रेरित कार्य किया जाए या उसका प्रभाव कारित हो। अब मैंने ए से बोला कि जाके तुम सी के घर में चोरी करोगे, ठीक है, या फिर जाके तुम सी का मर्डर करोगे। तो मैंने क्या इसको क्या किया, दुष्प्रेरित किया। अब ए ने क्या कर दिया, ए ने पूरी तरह मना कर दिया, इनकार कर दिया कि मुझे ऐसा काम करना ही नहीं है। जब ए ने ऐसा मना कर दिया तो मैंने तो क्या किया, मैंने तो दुष्प्रेरित किया था। तो मैंने अगर दुष्प्रेरण किया है तो मुझे इसके लिए सज़ा मिलेगी। भले ही उस जिसको मैंने दुष्प्रेरण किया है, दुष्प्रेरित किया है, वह व्यक्ति अपराध ना करे, फिर भी मुझे यहाँ पे सज़ा मिलेगी। यानी कि मुझे मतलब जो दुष्प्रेरक है उसको सज़ा मिलेगी ही मिलेगी, भले इस जो जिसको दुष्प्रेरित किया गया है वो अपराध करे या ना करे, उसका परिणाम निकले या ना निकले, उसका प्रभाव कुछ कारित हो या ना हो, फिर भी दुष्प्रेरक को, जो अबेटर है, अबेटर को यहाँ पे पनिशमेंट मिलेगी ही मिलेगी। उसके बाद नेक्स्ट आता है स्पष्टीकरण नंबर 3। स्पष्टीकरण नंबर 3 क्या कहता है, यह आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरित व्यक्ति अपराध करने के लिए विधि द्वारा समर्थ हो या उसका वही दूषित आशय या ये ज्ञान हो, ठीक है, जो दुष्प्रेरक का या कोई भी दूषित आशय ज्ञान हो। अभी मैंने क्या पढ़ा था कि विधि अनुसार समर्थ होना चाहिए जिसको मैंने दुष्प्रेरित किया है, लेकिन अब यहाँ पे क्या कहते हैं, आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरित व्यक्ति का मतलब ए ने बी को दुष्प्रेरित किया तो बी यानी बी जो अपराध करने वाला था ये विधि अनुसार समर्थ है, इसका कोई भी जरूरी नहीं है, या फिर उसका वही दूषित आशय ज्ञान हो, यानी बी का वही मैरिज इंटेंशन हो, वही उसका ज्ञान हो, नॉलेज हो कि जो ए का है, ये जरूरी नहीं है। बस ये होना चाहिए, दुष्प्रेरण होना चाहिए। अगर दुष्प्रेरण हुआ है तो फिर यह दुष्प्रेरक तो लायबल होगा ही पनिशमेंट के लिए, और बी अगर सामने वाला जो जिसको दुष्प्रेरित किया गया वो अगर अपराध करता है तो लायबल होगा, नहीं करता मना कर देता है तो भी लायबल नहीं होगा। लेकिन एक तो लायबल होगा ही होगा ये पनिशमेंट के लिए, क्यों, क्योंकि इसने दुष्प्रेरण किया हुआ है। अब इसका एक एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल ये है, जैसे ए है, ए ने क्या किया, बी को दुष्प्रेरित किया। बी कितने साल का है, बी 6 साल का है, 6 साल का एक लड़का है। अब यहाँ पर देखिए, बी जो 6 साल का लड़का था, इसको ए ने बोला कि जाके तुम सी के खाने में जहर मिला दो, विष मिला दो। अब जो बी था वो तो इतना समझदार था नहीं। अब आप पढ़े होगे, एक सेक्शन पढ़े होगे, बीएनएस में भी पढ़ा है, मैंने पढ़ा है, और आईपीसी में भी पढ़ा है, जो आपका सेक्शन 82 है। उसमें क्या बताया गया है, डॉली इन कैपेक्स, यानी 7 वर्ष से कम आयु के जो बालक होते हैं वो समझदार नहीं होते हैं, अगर वो अपराध कर भी देते हैं तो उनको 82 का बचाव मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बी जाता है सी के खाने में भी, भोजन में यहाँ पे विष मिला भी देता है, या फिर हो भी, ये भी तो हो सकता है कि जे यहाँ सी के बगल में डी बैठा हो, डी के खाने में भी मिला सकता है। भाई बी तो इतना समझदार है नहीं ना। तो यहाँ पे अगर अपराध हुआ है तो यहाँ पे ये क्या होगा, उसके लिए लायबल होगा, जो अपराध हुआ है उसके लिए। यहाँ पे अगर सी की डेथ हो जाती है तो यहाँ पे किसके लिए यहाँ पे सज़ा मिलेगी, एक को कि हत्या के दुष्प्रेरण के लिए दंड मिलेगा इसको। अब दंड कितना मिलेगा वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी तो सिर्फ इतना देखिए कि दुष्प्रेरण क्या होता है, दुष्प्रेरक कौन होता है। ये हो गया आपका स्पष्टीकरण नंबर 4। स्पष्टीकरण नंबर 5 तो मैंने पढ़ लिया धारा 45 के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कहता है, अपराध का दुष्प्रेरण अपराध होने के कारण दुष्प्रेरण का दुष्प्रेरण भी अपराध है। दुष्प्रेरण का दुष्प्रेरण अपराध है, इसका मतलब क्या होता है कि ए ने क्या किया, बी को दुष्प्रेरित किया कि ए कहता है बी से कि डी की हत्या करनी है, ठीक है, डी की हत्या करनी है, तो एक काम करो तुम जाके सी से बोलो। क्यों, क्योंकि ये सी के बगल में रहता है तो सी इसकी हत्या कर देगा, ठीक है। तो ए ने क्या किया, ए ने बी को दुष्प्रेरित किया, बी ने सी को दुष्प्रेरित किया, तो यहाँ पे ए भी दुष्प्रेरण के लिए लायबल होगा, बी भी दुष्प्रेरण के लिए लायबल होगा। और अगर सी यहाँ पे डी की हत्या कर देता है तो हत्या के लिए इसको पनिशमेंट मिलेगी, अगर ए इनकार कर देता है तो इसको तो कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी, लेकिन यहाँ पे बी और ए को ज़रूर पनिशमेंट मिलेगी। तो यही कहलाता है कि दुष्प्रेरण का दुष्प्रेरण भी अपराध है। यानी ए ने क्या किया, दुष्प्रेरण किया,
तो इसके बाद दुष्प्रेरण क्या हुआ कि बी ने भी दुष्प्रेरण कर दिया, यानी अबेट कर दिया सी को। तो यहाँ पे 2 लोग दुष्प्रेरण के लिए यहाँ पे पनिशमेंट 2 लोगों को मिलेगी। ठीक है, अब बात करते हैं, ये हो गया आपका प्रोविजन। अब आते हैं आपका सेक्शन 47 और सेक्शन 48 में। सेक्शन 47 क्या कहता है, भारत से बाहर के अपराधों का भारत में दुष्प्रेरण, यानी कि ए नाम का व्यक्ति है, ये भारत के अंदर है, ठीक है, भारत में क्या करता है, दुष्प्रेरण करता है, किसको, बी को। ठीक है, अब बी कहते हैं, बी को दुष्प्रेरित करता है कि सी नाम का व्यक्ति विदेश में रहता है, इसकी क्या करनी है, इसकी हत्या करनी है। ठीक है, या फिर इसको ग्रीवियस हर्ट करना है। तुम जा रहे हो यहाँ पे, जहाँ पे सी रहता है, जिस देश में सी रहता है, तो वहाँ पे जा ही रहे हो, तो एक काम करना, ये यहाँ पे इसको ग्रीवियस हर्ट कॉज कर देना, घोर उपहति कर देना, या फिर मृत्यु कारित कर देना। यहाँ पे क्या किया जा रहा है, दुष्प्रेरण कहाँ किया जा रहा है, भारत में किया जा रहा है, लेकिन इसका इफेक्ट कहाँ पे पड़ने वाला है, विदेश में, जहाँ पे सी रहता है। तो फिर ए और बी कहाँ पे लाइबल हो जाएंगे, अगर बी अपराध कर देता है तो कहाँ लाइबल होंगे, भारत के अंदर होंगे। अगर बी अपराध नहीं करता तो ए तो लाइबल होगा ही भारत के अंदर। ये कहलाता है आपका सेक्शन 47। अब 48 की बात करें तो इसका सेम अपोजिट रहे, भारत में अपराधों का भारत से बाहर, यानी कि दुष्प्रेरण कहाँ हो रहा है, विदेश में हो रहा है, यानी कि भारत से बाहर हो रहा है, लेकिन अपराध कहाँ पे किया जाएगा, अपराध कहाँ पे किया जाएगा, भारत में किया जाएगा। ठीक है, अभी हमने पढ़ा कि भारत के बाहर अपराध हो रहा था 47 में, लेकिन 48 में क्या है, भारत में अपराध हो रहा है, लेकिन दुष्प्रेरण कहाँ हो रहा है, भारत से बाहर किसी देश में दुष्प्रेरण किया जा रहा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये नाम का कोई देश है जो विदेश है, ठीक है, विदेशी है, भारत के अंदर नहीं है, भारत की टेरिटरी के बाहर है। अब यहाँ पे इस देश में क्या किया जाता है, ए को बी द्वारा क्या किया जाता है, दुष्प्रेरित किया जाता है कि ए को कहता है कि जाके भारत में किसी की हत्या करनी है। तो यहाँ पे जो है, ए अगर हत्या कर देता है तो ए तो दुष्प्रेरित, यहाँ पे पनिशमेंट मिलेगी ए को भारत में, लेकिन अगर बी, ए मना कर देता है, फिर भी बी को क्या होगा, दुष्प्रेरण किया है, दुष्प्रेरक को क्या मिलेगी, सज़ा मिलेगी भारत के अंदर। अब कहाँ पे मिलेगी, जहाँ भी बाहर भारत के अंदर पकड़ा जाएगा वहीं पे इसका ट्रायल चलाया जाएगा। ठीक है, आ गई बात समझ में कि भारत के बाहर दुष्प्रेरण हो रहा है या भारत के अंदर दुष्प्रेरण हो रहा है, तब भी यहाँ पे पनिशमेंट कहाँ पे मिलेगी, भारत के अंदर ही मिलेगी। अब सेक्शन 49 आता है। सेक्शन 49 क्या कहते हैं, दुष्प्रेरण का दंड या दुष्प्रेरित का उसके परिणाम स्वरूप किया जाए और वहाँ उसके लिए दंड का कोई अव्यक्त उपबंध ना हो। यहाँ सिंपल सी बात इतना करता है कि अगर किसी अपराध का दुष्प्रेरण किया जा रहा है, जैसे मान लीजिए आत्महत्या का दुष्प्रेरण किया जाता है, ठीक है, कोई किसी को आत्महत्या करने के लिए उकसा रहा है, तो उसके लिए तो पनिशमेंट है। ठीक है, उसके लिए पनिशमेंट आपको कहाँ पे देखने को मिल जाएगी, जो BNS है, BNS की जो धारा है, धारा 107, वहाँ पे तो आपको पनिशमेंट मिल जाएगी। लेकिन अगर कुछ ऐसे अपराध हैं, जैसे मान लीजिए चोरी करने के लिए किसी को उकसाया जा रहा है, उसके लिए तो कोई अव्यक्त उपबंध है नहीं कि अगर उसका चोरी का दुष्प्रेरण किया जा रहा है तो दुष्प्रेरक को कितना सज़ा मिलेगी। तो यहाँ पे सिर्फ इतना बताया गया कि उतनी ही सज़ा मिलेगी जितनी चोरी के लिए है। ठीक है ना, तो चोरी के लिए जो भी सज़ा है निर्धारित की गई है 3 साल 4 साल, तो वही सज़ा क्या मिल जाएगी, वही सज़ा दुष्प्रेरक को मिलेगी। ऐसा माना जाएगा कि उसने चोरी की है। ठीक है, ये हो गया आपका, यानी कि जिसके लिए कोई अव्यक्त उपबंध नहीं किया गया दंड के लिए, तो वही अपराध, जिस अपराध का दुष्प्रेरण किया गया है, उसी अपराध के लिए जो सज़ा निर्धारित की है, उसी सज़ा को यहाँ पे दे दिया जाएगा दुष्प्रेरक को। अब यहाँ पे स्पष्टीकरण क्या कहता है, कोई कार्य या अपराध दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप किया गया तब कहा जाता है जब वह उत्साहट के परिणाम स्वरूप या उस षड्यंत्र के अनुसरण में किया गया या सहायता से किया जाता है। अब यहाँ पे कोई कार्य या अपराध, यानी कि दुष्प्रेरण का कोई कार्य या अपराध कब कहा जाएगा कि इसने किया है, कब कहा जाएगा कि जैसे ही ए ने क्या किया, बी को उकसाया, या फिर ए और बी ने मिलकर सी के, ए ने और बी मिलकर षड्यंत्र करते हैं, या फिर ए क्या करता है, सहायता करता है। तो इस सहायता, षड्यंत्र और साथ ही साथ उकसाहट, इन तीनों में से किसी के द्वारा भी
उसके अनुसरण में अगर कोई कार्य किया जा रहा है ना, कोई अवैध लोप किया जा रहा है, कोई एक्ट किया जा रहा है जो अपराध है, तो यह माना जाता है कि वहाँ पे दुष्प्रेरण का अपराध किया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं धारा 50 की। धारा 50 क्या कहते हैं? दुष्प्रेरण का दंड या दुष्प्रेरित व्यक्ति दुष्प्रेरक के आशय से भिन्न आशय से कार्य करता है। यानी कि दुष्प्रेरक जो है, जिसने दुष्प्रेरित किया किसी व्यक्ति को, ठीक है, अब दुष्प्रेरित तो कर दिया, लेकिन यहाँ पे जो है, जैसे ए ने क्या किया, अब एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, हर चीज़ को, हर एक सेक्शन के एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, समझ लीजिएगा। ए है और बी। ए ने क्या किया, ए इसको यहाँ पे क्या करता है, उकसाता है या सडन के माध्यम से उकसाता है कि जाके डी के यहाँ क्या करना है, चोरी करनी है। ठीक है, चोरी क्या करनी है, यहाँ पे उसके घर में कुछ रखा हुआ है, उसको चुरा कर ला के मुझे देना है। अब ए का इंटेंशन जो था, अब उस इंटेंशन से ना करते हुए उसके इंटेंशन से भिन्न आशय से कोई अपराध कर देता है, तो यहाँ पे क्या माना जाएगा, यहाँ पे वो माना जाएगा कि सीधे उसी ने यह अपराध किया है। ठीक है, जब जैसे चोरी के लिए मैंने किया बोला था, अब यहाँ पे ये क्या करता है, जो जिसको दुष्प्रेरित किया गया है, कोई दूसरे इंटेंशन से वो अपराध कर देता है, तो माना जाएगा कि यहाँ पर उसने अपराध किया है। ठीक है, किसने? दुष्प्रेरक ने ही, दुष्प्रेरक के इंटेंशन से ही अपराध हुआ है, ऐसा माना जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है सेक्शन 51। सेक्शन 51 क्या कहता है कि दुष्प्रेरक का दायित्व तो जब एक कार्य का दुष्प्रेरण किया गया हो, उससे भिन्न कार्य किया गया हो। अब यहाँ पर देखिए, ए ने क्या किया था, बी को दुष्प्रेरित किया कि तुम जाके सी को ग्रीवियस हर्ट करोगे। ठीक है, या फिर हर्ट करोगे, सिंपल हर्ट करोगे, इतना बोला। ए ने दुष्प्रेरित किया कि जाके सी को सिंपल हर्ट करोगे, उपाधि करोगे, और बी जाता है उसको, सी को मार डालता है। तो यहाँ भी क्या दुष्प्रेरक उसके हत्या के लिए लायबल होगा क्या? या फिर दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ए कहता है बी को कि सी के घर में जाके चोरी करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे ए ने क्या किया, किस चीज़ के लिए उकसाया था? सिर्फ चोरी करने के लिए। लेकिन जब बी जाता है चोरी करने, वहाँ पे क्या रहती है, एक स्त्री रहती है, उसका रेप कर देता है। तो क्या इस रेप के लिए यहाँ पे ए लायबल होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ये देखा जाएगा संभाव्यता, यानी कि यहाँ पे अब क्या देखा जाएगा, संभाव्य था वह एक्ट करने के लिए या फिर नहीं। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, ए ने जैसे बी को क्या बोला था कि जाके घर में चोरी करना है, या फिर मान लीजिए ए ने बी से बोला कि जाके घर में आग लगानी है। ठीक है, आग लगाते समय क्या किया इसने, वहाँ पे चोरी कर ली। तो चोरी के लिए क्या लायबल होगा? सिर्फ आग लगाने के लिए बोला था। या फिर दूसरा एग्जांपल जैसे मैंने रेप वाला बोला, ए और बी, ठीक है, दो हैं। ए ने बी को क्या किया, दुष्प्रेरित किया, और दुष्प्रेरित क्या किया कि सी के घर में जाके चोरी करनी है। अब बी वहाँ पे चोरी करने तो गया, साथ ही साथ वहाँ पे एक लेडीज थी, ठीक है ना, वहाँ पे एक स्त्री थी, उसका रेप कर दिया। तो क्या ये चोरी का रेप से कोई लेना देना है कि नहीं है? कोई क्या ऐसी संभाव्यता थी? कोई संभावना, दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है। तो जो रेप किया गया ना, उसके लिए सिर्फ बी लायबल होगा, ना कि ए लायबल होगा। यानी कि जब एक कार्य का दुष्प्रेरण किया गया है, और जब दुष्प्रेरिती है, जिसको दुष्प्रेरित किया गया है, वो अगर भिन्न कार्य करता है, अगर उसको संभाव्य था कि ऐसा कार्य हो सकता था, देखिए जैसे ए ने क्या किया, बी को दुष्प्रेरित किया कि जाके किसी को हर्ट कॉज करो। अब यहाँ पे हो सकता है इस बी जाए इसको हर्ट करने, तो हो सकता है ग्रीवियस हर्ट भी हो जाए, ये तो अति संभाव्य परिणाम है।
लेकिन वहीं अगर बात करें चोरी के साथ यहाँ पे रेप की, तो चोरी करने गया था तो रेप जो किया है उसका ये कोई अधिसंभाव्य परिणाम नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ यहाँ पे क्या होगा कि अगर अधिसंभाव्य परिणाम था तब तो अबेटर भी लायबल होगा उस चीज़ के लिए। अगर यहाँ पे संभावना नहीं थी, कोई भी संभावना ऐसी नहीं थी कि वो जो एक्ट किया गया दुष्प्रेरित के द्वारा, तो वहाँ पे अबेटर लायबल नहीं होगा। सिर्फ अब जो यहाँ पे दुष्प्रेरित है वो लायबल हो जाएगा उस चीज़ के लिए। तो यहाँ पे ये सेक्शन जो है ना वो संभाव्यता के सिद्धांत पे भी आधारित है। अगर संभाव्यता के सिद्धांत के बारे में अगर कुछ पूछा जाए यहाँ पे दुष्प्रेरण में, तो यहाँ पे आप एक सेक्शन 51 भी यहाँ पे लगा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर जो भिन्न एक्ट किया गया है, जो अलग एक्ट किया गया है दुष्प्रेरित के द्वारा, अगर वो अधिसंभाव्य परिणाम था तभी यहाँ पे क्या माना जाएगा, दुष्प्रेरक भी लायबल होगा उस चीज़ के लिए। अगर यहाँ पे अधिसंभाव्य परिणाम नहीं था तो वो लायबल नहीं होगा। अब यहाँ पे धारा 50 और धारा 51 है। धारा 50 और 51 में एक अंतर है, छोटा सा अंतर है कि जो सेक्शन 50 था, सेक्शन 50 हमने पढ़ा वो भिन्न आशय और ज्ञान के साथ कार्य करता था। ठीक है, जैसे ए ने क्या किया था, बी को यहाँ पे अबेट किया था। ठीक है, अबेट क्या किया था कि यहाँ पे जाके आग लगानी है, और बी ने क्या कर लिया, बी ने क्या कर लिया, चोरी कर ली। वहाँ पे जाके आग तो लगाया, पहले चोरी की उसके बाद आग लगा दी। तो ए का इंटेंशन तो था नहीं, ना ही नॉलेज था कि वो जाके चोरी करेगी, सिर्फ आग लगाने की बात हुई थी। तो बी ने क्या किया, वहाँ पे चोरी भी कर ली। तो चोरी के लिए इसको अलग से पनिशमेंट मिलेगी, और यहाँ पे ए को किसके लिए, सिर्फ आग लगाने के लिए पनिशमेंट मिलेगी। तो यहाँ भी जो धारा 50 है वो किसके बारे में बात करता है, जो भिन्न इंटेंशन यानी कि अलग आशय और अलग ज्ञान था दुष्प्रेरित का, लेकिन यहाँ पे क्या करता है, पूरा का पूरा अलग एक्ट ही कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सूक्ष्म अंतर है, छोटा सा अंतर है धारा 50 और धारा 51 में। ठीक है, ये हो गया आपका। उसके बाद नेक्स्ट आता है सेक्शन 52। सेक्शन 52 क्या कहता है, दुष्प्रेरक कब दुष्प्रेरित कार्य के लिए, किए गए कार्य के लिए आकलित दंड से दंडनीय होगा। अब मान लीजिए यदि कार्य जिससे दुष्प्रेरक का धारा 51 के अधीन दायित्व के अधीन है, यानी कि जो अधिसंभाव्य परिणाम था और उसके लिए अगर यहाँ पे वो पनिशमेंट है, उस लायबल है दुष्प्रेरक, तो मान लीजिए दुष्प्रेरित कार्य के अतिरिक्त किया जाता है, वह कार्य सुभिन्न अपराध गठित करता है, तो दुष्प्रेरक उन अपराधों में से प्रत्येक के लिए दंडनीय होगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल क्या है, ए नाम का व्यक्ति है। ठीक है, ये कौन है, ये एक पब्लिक सर्वेंट है, मान लीजिए पुलिस है। अब ए को क्या मिला है, कोर्ट के द्वारा, कोर्ट के माध्यम से एक नोटिस मिले, डिक्री हुई है, और उस डिक्री का निष्पादन करने के लिए बी के घर में गया। ठीक है, अब जब बी के घर में गया तो यहाँ पर सी नाम का एक व्यक्ति था, इसने क्या किया, बी को उकसाया कि इस ए को अपने घर में घुसने मत देना। ठीक है, साथ साथ अगर घुसे तो उसको मारना भी। इसने क्या किया, इसने बी को उकसाया। अब भाई जो ए है वो तो एक पब्लिक सर्वेंट है, वो अपनी ड्यूटी कर रहा है। तो यहाँ पे अगर बी ऐसा कार्य करता है तो बी दो कार्य कर रहा है। पहला तो ये कहता है कि ए को अपनी ड्यूटी करने से रोक रहा है, एक अपराध तो ये हो गया, उसके कार्य में बाधा उत्पन्न कर रहा है। दूसरा अपराध ये हो गया कि अगर हो सकता है इसने इससे बी से कुछ लड़ाई झगड़ा, ए से कुछ लड़ाई झगड़ा किया हो, मारपीट की हो, तो इसमें हो सकता है हर्ट या घोरपति यानी ग्रीवियस हर्ट भी किया हो। यानी दो अपराध यहाँ पे कर दिए गए। तो यहाँ पे जो सी है, दोनों अपराध के लिए अलग अलग यहाँ पे अपराध दंड नहीं होगा, यानी दोनों अलग अलग अपराध है, वहाँ पे अलग प्रत्येक के लिए दंडित किया जाएगा। भाई ए ने क्या किया था, ए तो पब्लिक सर्वेंट है, पब्लिक सर्वेंट अपनी ड्यूटी कर रहा है। अब उसकी ड्यूटी, पहले चीज़ तो आप उसकी ड्यूटी करने से रोक रहे हो, उसकी ड्यूटी में बाधा उत्पन्न कर रहे हो। दूसरा चीज़, उसके साथ ग्रेवियस हर्ट कर रहे हो या फिर हर्ट कॉज कर रहे हो। ये दो अपराध हो गए, तो दो अलग अलग अपराध हैं, तो यहाँ पे आपको प्रत्येक के लिए अलग अलग यहाँ पे पनिशमेंट मिलेगी, आकलित दंड से दंडित किए जाओगे। ये सेक्शन 52 कहता है। ठीक है,
अब आता है आपका सेक्शन 53। सेक्शन 53 क्या कहता है? दुष्प्रेरित कार्य से कारित उस प्रभाव के लिए दुष्प्रेरक का दायित्व जो दुष्प्रेरक द्वारा आशायित से भिन्न हो। अब ए नाम का व्यक्ति ये कभी नहीं चाहता था सी को क्या हो, सी की डेथ हो। ये इसकी दुश्मनी थी सी से, बट ऐसा इसने कभी नहीं सोचा कि इसकी डेथ हो सकता छोटी मोटी चोट कारित करने के लिए इसने बी को क्या किया, उकसाया। ठीक है, या फिर ए और बी दोनों मिलकर क्या करते हैं, षड्यंत्र रचते हैं कि यहाँ पे सी को जाके ग्रीवियस हर्ट करनी है, घोर उपाधि करनी है। तो जो बी तैयार हो जाता है, चलो ठीक है मैं कर दूंगा इसको, ये काम, ये छोटा सा काम है। जब बी जाता है इसको सी को क्या करने, ग्रीवियस हर्ट करने जाता है, तो इसका हो सकता है परिणाम ये भी हो सकता है ना, अधिसंभाव्य परिणाम हो सकता है कि अगर ये ग्रीवियस हर्ट करता है तो इसकी डेथ हो जाए, सी की मृत्यु भी हो जाए। इनका इंटेंशन भले ही ना रहा हो सी की डेथ करने का, लेकिन इसका ग्रीवियस हर्ट अगर किया जाता है तो उसका अधिसंभाव्य परिणाम है कि हो सकता है यहाँ पे क्या हो जाए, इसकी डेथ हो जाए। तो ये जो अधिसंभाव्य परिणाम है ना, इसके लिए भी यहाँ पे पनिशमेंट मिलेगी, यानी कि फिर क्या हो जाएगा, वो हत्या के लिए दुष्प्रेरण का अपराध माना जाएगा। यानी जो ए है जिसने अपराध किया था वो हत्या के दुष्प्रेरण का अपराध माना जाएगा, जो जिसने किया वो तो हत्या का अपराध, उसके ऊपर चार्ज लगेगा ही लगेगा। यानी कि आप इफेक्ट कुछ और करवाना चाहते थे और उसका इफेक्ट कुछ और निकला। आप विशिष्ट प्रभाव कारित करवाना चाहते थे कि उसको ग्रीवियस हर्ट, उसका एक हाथ टूट जाए, इसका एक पैर टूट जाए, ठीक है, उसकी आँख एक आँख फूट जाए। लेकिन उससे क्या हुआ कि अब फोड़ने तो गए तो आँख, लेकिन थोड़ा बहुत झगड़ा हो गया, हो सकता है उसमें बीच बचाव में क्या किया गया, क्या किया गया हो, उसकी मृत्यु भी कारित हो गई हो। ये तो अतिसंभाव्य परिणाम था कि हो भी सकता है ऐसी। तो इसलिए यहाँ पे दुष्प्रेरित जो दुष्प्रेरक है वो किसके लिए लायबल हो जाएगा, वो हत्या के लिए भी लायबल हो जाएगा ये। अब यहाँ पे इसमें कुछ अंतर देखते हैं, धारा 51 और धारा 53 में अंतर। धारा जो 51 था वो किसके बारे में बात करता था कि अगर आपने एक कार्य का दुष्प्रेरण किया है और उससे भिन्न कार्य किया गया है। और सेक्शन 53 कहता है कि आप विशिष्ट प्रभाव कारित करना चाहते थे, लेकिन कोई अन्य यहाँ पे क्या हो गया है, परिणाम निकल आया है, कोई अधिसंभाव्य परिणाम था वो निकल आया है। तो यहाँ पे इसमें अंतर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या है कि जो भिन्न कार्य जो स्वयं दुष्प्रेरित द्वारा किया जाता है, लेकिन धारा 113 यानी कि धारा जो 53 है, ठीक है, जो सेक्शन 53 है उसमें क्या है, दुष्प्रेरक किसी विशिष्ट प्रभाव को कारित करने के लिए कहा जाता है। ठीक है, यानी कि जो आपका सेक्शन 51 है वहाँ पे जो दुष्प्रेरित है वो अलग इंटेंशन से ही कार्य कर देता है, दूसरा भिन्न कार्य ही कर देता है। यानी जिस कार्य के लिए दुष्प्रेरित किया गया था वो तो कार्य करता ही नहीं, कोई अलग कार्य कर देता है। लेकिन अगर वहीं 53 की बात करें तो यहाँ पे जो विशिष्ट प्रभाव कारित करने की बात की गई थी वो तो होता ही है, साथ ही साथ कोई अन्य कार्य भी होता है, अधिसंभाव्य परिणाम ऐसा निकल जाता है जिसका होना वो जरूरी था, हो सकता आवश्यक था। आवश्यक का मतलब अधिसंभाव्य था, संभावना थी, इतनी थी, हो सकता है उसकी मृत्यु हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेक्शन 51 की बात करें तो वहाँ पर दुष्प्रेरित जो है वो स्वयं भिन्न कार्य करता है, कोई अलग कार्य करता है। लेकिन यहाँ पे दुष्प्रेरक क्या करता है, 53 में दुष्प्रेरक स्वयं क्या करता है, किसी विशिष्ट प्रभाव को कारित करने के लिए यहाँ पे बोलता है। तो ये कुछ अंतर है इसमें दोनों में। उसके बाद आता है 54 क्या बात करता है, अपराध किए जाते समय दुष्प्रेरक की उपस्थिति। यानी कि अब मान लीजिए ए ने क्या किया, बी को दुष्प्रेरित किया कि सी जो जा रहा है, सुबह 8 बजे निकलता है घर से, थोड़ी दूर में जाके क्या करना है, बी को मार देना। अब जब बी सी को मार रहा है उस टाइम पे ए वहाँ पे उपस्थित था। जब यहाँ पे ए उपस्थित है
ठीक है, यानी जब सी का मर्डर हो रहा है, बी कर रहा है, तो ए वहाँ पे उपस्थित है, तो ऐसा माना जाएगा यहाँ पे कि ए ने ही अपराध किया है। ए ने भले दुष्प्रेरण किया है, लेकिन ऐसा माना जाएगा कि ए ने ही अपराध किया है। बी तो कर रहा है, तो बी तो को तो माना ही जाएगा कि उसने हत्या की है। लेकिन अगर ए वहाँ पे उपस्थित नहीं है, अवेटर अगर वहाँ पे उपस्थित है, जिसने दुष्प्रेरण किया है, अगर वो वहाँ पे उपस्थित है, तो ऐसा माना जाएगा कि उसी ने अपराध किया हुआ है। अब यहाँ पे एक और चीज़ देखिए कि जो सामान्य आशय होता है, आपने पढ़ा है सामान्य आशय धारा 3 की उपधारा 5 में बीएनएस की, या फिर बात करें अगर सेक्शन 34 की, ठीक है, जो सेक्शन 34 सामान्य आशय था, और यहाँ पे बात करें अगर 54 की बात करें, ठीक है, धारा 3 उपधारा 5 और धारा 54 में, इन दोनों में कुछ सूक्ष्म अंतर है। सूक्ष्म अंतर क्या था कि यहाँ पे देखिए जो सामान्य आशय था, सामान्य आशय के तहत यहाँ पे हर कोई कुछ ना कुछ यहाँ पे कार्य करता है, ठीक है, यानी कि घटना स्थल पर सभी को उपस्थित रहना आवश्यक नहीं है, सिर्फ सामान्य आशय के अनुसरण में कार्य करना आवश्यक है। लेकिन अगर 54 की बात करते हैं या फिर आईपीसी की सेक्शन वो 114 की बात करते हैं, आईपीसी सेक्शन 114 और धारा 54 बीएनएस की, दोनों सेम ही है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम सामान्य आशय की बात करें तो वहाँ पे घटना स्थल पर सभी का मौजूद होना आवश्यक नहीं है, लेकिन यहाँ पे 54 की बात करें तो यहाँ पे घटना स्थल पर उसका मौजूद होना आवश्यक है, यानी दुष्प्रेरक का अपराध घटित होते के समय वहाँ पे उपस्थित होना आवश्यक है। आगे बात समझ में। अब एक चीज़ और देखिए, धारा 49 और धारा 54 में अंतर देखते हैं। तो धारा जो 49 है यानी कि सेक्शन 49 है, या फिर आईपीसी की सेक्शन 109 है, वहाँ पे क्या कहता है कि दुष्प्रेरक का, यहाँ पे दुष्प्रेरक कार्य अपराध घटित होने के पूर्व का होता है, यानी जो दुष्प्रेरक होता है उसका कार्य कब तक रहता है, जब अपराध घटित होता है उसके पहले तक का होता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम सेक्शन 54 की बात करते हैं तो सेक्शन 54 में क्या कहता है कि दुष्प्रेरक जो है वो अपराध घटित होते समय तक रहता है उसका कार्य, दुष्प्रेरक का, ठीक है। दो अंतर याद रखिएगा, यानी कि अगर धारा 49 देखोगे तो जो अपराध घटित होता है उसके पहले तक का कार्य रहता है, लेकिन यहाँ पे अगर 54 की बात करते हैं तो दुष्प्रेरक का कार्य कब तक रहता है, जब तक अपराध घटित नहीं होते, यानी अपराध घटित होने के समय तक रहता है इसका कार्य। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ अपराध किए जाते समय दुष्प्रेरक की उपस्थिति के बारे में बात करता है, और अगर वहाँ पे उपस्थित है दुष्प्रेरक तो ऐसा माना जाएगा कि उसी ने अपराध किया है, यानी हत्या किसने की, हत्या दुष्प्रेरक ने ही की है, ऐसा माना जाएगा अगर वहाँ पे वह उपस्थित है तो। यहाँ पे ये दो अंतर थे, आई होप आपको समझ में आए होंगे। अब यहाँ पे दंड की बात करते हैं। अगर दुष्प्रेरण मान लीजिए किसी ऐसे अपराध का किया जा रहा है जिस अपराध में मृत्यु या आजीवन कारावास की सज़ा उसमें लिखी हुई है, तो फिर दुष्प्रेरक को कितनी सज़ा मिलेगी। ये पूरे जितने भी सेक्शन पढ़ रहे हैं आप दुष्प्रेरक के बारे में पढ़ रहे हैं कि दुष्प्रेरक को सज़ा मिलेगी, कितनी इतनी सज़ा मिलेगी, उतनी सज़ा मिलेगी, दुष्प्रेरक यहाँ तक लायबल होगा, इतने विस्तार तक लायबल होगा। पूरी के पूरा कहानी सिर्फ दुष्प्रेरक के बारे में है, ना कि दुष्प्रेरिती के बारे में। दुष्प्रेरिती के बारे में सिर्फ इतना याद रखिएगा कि जो अपराध वो करेगा उसके लिए उसको पनिशमेंट मिलेगी। लेकिन वहीं अगर दुष्प्रेरक जो है अगर मृत्यु या आजीवन कारावास दंडनीय अपराध करता है, और अगर ऐसा अपराध दुष्प्रेरिती के द्वारा कर दिया जाए तो कितनी सज़ा होगी, और अगर नहीं किया जाए अपराध तो क्या होगा। जैसे मान लीजिए ए ने क्या किया, बी से बोला कि जाके सी के मर्डर कर दो। अब जब मर्डर करेगा तो हत्या होगी, हत्या के लिए पनिशमेंट उसमें तो आजीवन कारावास भी है, मृत्यु भी है। तो यहाँ पे अगर जो बी जो है ऐसा अपराध अगर नहीं करता है तो बी को तो कोई सज़ा नहीं मिलेगी, लेकिन ए को 7 वर्ष तक की, साथ ही साथ यहाँ पे जुर्माना के भी यहाँ पे लगाया जाएगा। 7 वर्ष तक की सज़ा होगी किसी भी बात का। यहाँ पे कठोर कारावास भी हो सकता है, यहाँ पे सादा कारावास भी हो सकता है। वहीं अगर दूसरी बात करते हैं कि अगर दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप कोई उपाहति की जाए, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ अगर यहाँ पे बी मान जाता है और यहाँ पे कुछ उपाहति कर देता है तो यहाँ पे जो दुष्प्रेरक है उसको 14 वर्ष तक की सज़ा होगी, और साथ ही साथ जुर्माने से भी यहाँ पे दंडित किया जाएगा। ये सिर्फ मृत्यु और आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध के बारे में बात करता है।
और अगर अपराध कर दिया जाता है तो 7 साल, और अपराध नहीं, अगर अपराध नहीं किया जाता है दुष्प्रेरक परिणाम तो 7 वर्ष एक को पनिशमेंट मिलेगी, और कर दिया जाता है या फिर कोई उपाधि हो जाती है तो यहाँ पे इसको 14 वर्ष तक की सज़ा होगी। दूसरी चीज़ वहीं अगर हम बात करें, अगर कारावास से दंडनीय अपराध का दुष्प्रेरण है, यानी कि ऐसे अपराध का दुष्प्रेरण किया जा रहा है जिसमें मृत्यु आजीवन कारावास उसमें नहीं है, सिर्फ कारावास की सज़ा है। कारावास कितना भी हो सकता, 10 वर्ष भी हो सकता है, 7 वर्ष भी हो सकता है, या 5 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, जितना भी है, सिर्फ कारावास से दंडनीय अपराध का दुष्प्रेरण है। और अगर ऐसा अपराध नहीं किया जाता है दुष्प्रेरित के द्वारा तो उस अपराध की जो दुष्प्रेरक है उसको कितनी सज़ा मिलेगी, उस अपराध के लिए अधिकतम अवधि का 1/4। अब जैसे मान लीजिए 3 वर्ष, चोरी के लिए 3 वर्ष की सज़ा है, ठीक है। दुष्प्रेरक ने क्या बोला दुष्प्रेरित से कि जाके चोरी करो, और यहाँ पे अगर जो चोरी करने वाले जिसको दुष्प्रेरित है उसने चोरी नहीं किया तो दुष्प्रेरक को कितनी सज़ा मिलेगी, तो 3 साल का 1/4, यानी कि 3 साल का 1/4 निकालना पड़े। 3 साल में कितने महीने होते हैं, 12 से 36 होते हैं, ठीक है। और 36 का 1/4 करोगे कितना होगा, 9 महीने, यानी 9 महीने तक की सज़ा इसको दी जा सकती है दुष्प्रेरक को। वहीं अगर बात करें यदि दुष्प्रेरक और दुष्प्रेरित लोक सेवक है, ठीक है, यानी कि अगर जो अबेटर है या फिर अबेटनी है, यहाँ पे जो दुष्प्रेरित है यहाँ पे अगर वो लोक सेवक है, पब्लिक सर्वेंट है, और पब्लिक सर्वेंट का क्या काम होता है, उस अपराध को रोकना, और अपराध को रोकने के बजाय वो अगर ये दुष्प्रेरण करते हैं या दुष्प्रेरित वाला कार्य करते हैं तो उनको कितनी सज़ा मिलेगी, जितना उस अपराध में लिखा हुआ है उसका अधिकतम का आधा भाग। यहाँ पे भी अधिकतम का 1/4 होगा और यहाँ भी अधिकतम का आधा भाग होगा। अब जैसे मान लीजिए किसी सेक्शन में लिखा हुआ है कि कम से कम 5 वर्ष और अधिकतम 10 वर्ष, ठीक है, तो यहाँ पे अधिकतम वाला लिया जाएगा। अधिकतम 10 वर्ष है तो यहाँ पे अधिकतम 10 वर्ष है, तो लोक सेवक अगर है ऐसा दुष्प्रेरण किया है या फिर दुष्प्रेरिती है तो यहाँ पे 10 साल का कितना होगा, 1/2 हो जाएगा, यानी कि उसको पब्लिक सर्वेंट को 5 वर्ष तक की सज़ा सुनाई जाएगी, ठीक है। आ गई बात समझ में इतना। अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, और यदि मान लीजिए यहाँ पे लिखा है कि अपराध ना किया जाए तो, और यदि मान लीजिए कारावास दंडनीय अपराध है और अपराध कर दिया गया दुष्प्रेरित के द्वारा तो कितना पनिशमेंट मिलेगा, तो फिर धारा 109 आईपीसी देखें, और या फिर आप देखोगे धारा 49 यहाँ पे बीएनएस की, उसमें क्या लिखा है कि जो दंड उस अपराध के लिए निर्धारित है उसी दंड से दंडित किया जाएगा। तो यहाँ पे यदि मान लीजिए कारावास से दंडनीय अपराध है और यहाँ पे दुष्प्रेरित ने अपराध को कारित कर दिया तो दुष्प्रेरक को कितनी सज़ा मिलेगी, जो जिस अपराध का यहाँ पे दुष्प्रेरण किया गया है और वह अपराध किया गया है और उस अपराध में जितनी पनिशमेंट लिखी हुई है वही पनिशमेंट से इसको सज़ा मिलेगी दुष्प्रेरक को, ठीक है। ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद आता है सेक्शन 57। सेक्शन 57 क्या कहता है कि लोक साधारण द्वारा या 10 से अधिक व्यक्तियों द्वारा अपराध किए जाने का दुष्प्रेरण, इसमें तो 7 वर्ष का यहाँ पे सज़ा और जुर्माना बताया गया है। यहाँ पे पहले 3 वर्ष था, ठीक है। आईपीसी की बात करें धारा 117 की, ये पहले 117 में था, तो यहाँ पे 3 वर्ष की सज़ा थी, इसको बढ़ा करके 7 वर्ष कर दिया गया। साथ ही साथ इसमें धारा भी चेंज कर दिया, धारा 117 से धारा 57 कर दिया गया, बाकी कोई चेंजेस नहीं है इसमें। इसका एक दृष्टांत देखते हैं, दृष्टांत से आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे एक लोक का जो है यानी ए नाम का व्यक्ति है, एक लोक स्थान यानी पब्लिक प्लेस पे एक ऐसा पोस्टर चिपकाता है। पोस्टर कैसा चिपकाता है, जिसमें एक पंथ को जिसमें 10 या अधिक सदस्य हैं, यानी किसी संगठन को एक जगह पे इकट्ठा होने के लिए उस पोस्टर पे लिखता है कि एक जगह इकट्ठे होने हैं, और वहाँ से क्या गुजरेगा, किसी दूसरे पंथ या समुदाय का क्या होगा, एक जुलूस निकलने वाला है, और उस जुलूस में क्या करना है, आक्रमण करना है किसी निश्चित समय या स्थान पर, ठीक है। किसी निश्चित समय स्थान पर मिलने के लिए क्या करता है, एक तो पोस्टर पहले निकालता है, और पोस्टर किस चीज़ के लिए निकालता है कि कोई जुलूस निकलने वाला है किसी पंथ का, किसी समुदाय का, चाहे हिंदू धर्म का हो, चाहे मुस्लिम का हो, चाहे क्रिश्चियन का हो, किसी का भी हो, वहाँ पे क्या करना है, वहाँ पे आक्रमण करना है। यहाँ पे क्या किया जा रहा है, दुष्प्रेरित किया जा रहा है। किसको किया जा रहा है, 10 से अधिक व्यक्ति हैं, 10 या अधिक व्यक्ति हैं, उनको क्या किया है, दुष्प्रेरित किया जा रहा है। तो यहाँ पे 7 वर्ष तक की सज़ा यहाँ पे दुष्प्रेरक को मिलने वाली है।
अब यहाँ पे 59, 58, 59, 60 ये सब क्या बात करते हैं, अपराध को, जो दुष्प्रेरण का अपराध है उसको छिपाने की बात करते हैं। तो मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध की परिकल्पना को छिपाना, यानी कि अगर कोई व्यक्ति है जिसको पता है कि कोई दुष्प्रेरण का कार्य कर रहा है, अपराध करने वाला है, जो दुष्प्रेरित है वो अपराध करने वाला है, और उसको ए नाम का जो व्यक्ति है जिसको पता है ये सारी चीज़ें, उसको छुपाता है। अगर ये छुपाएगा ना तब भी यहाँ पे ये इसको पनिशमेंट मिलेगी। कैसे, कब मिलेगी? अगर यदि मान लीजिए अपराध कर दिया जाता है तो 7 वर्ष तक की, और यदि अपराध नहीं किया जाता है 3 वर्ष तक की सज़ा इसको मिलेगी। या फिर मिथ्या विदेशन करता है, कोई पब्लिक सर्वेंट आता है, उसको बताना चाहिए कि भाई यहाँ पे कुछ लोग छुपे हुए हैं, यहाँ पे आक्रमण करने वाले हैं, यहाँ प्लानिंग करके दुष्प्रेरण करते हुए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं सब लोग और इस हमला करने वाले हैं। तो एक को अगर ये चीज़ पता है तो इसका तो क्या है, एक क्या करता है, मिथ्या सूचना देते हैं, यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये छुपा रहा है एक प्रकार से। तो यहाँ पे अगर छुपाता है और यहाँ पे पनिशमेंट कितनी मिलेगी, 7 वर्ष तक, यदि अपराध हो जाता है, नहीं होता 3 वर्ष तक की। उसी तरह से यहाँ पे भी आप बात करें 59 में, तो 59 में क्या कहता है कि किसी ऐसे अपराध के किए जाने की परिकल्पना को लोक सेवक द्वारा छिपाया जाना। यहाँ पे अब लोक सेवक छिपा रहा है। भाई लोक सेवक का काम क्या होता है कि अगर कोई अपराध हो रहा है उसका निवारण करना, ठीक है, अपराध हुआ है तो उसका निवारण करना, अपराध नहीं हुआ है तो उसको रोकने के लिए कुछ करना कि यहाँ पे कोई अपराध ना हो, अगर कोई जुलूस निकल रहा है तो अपराध ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर वो अस्तित्व को छुपाता है, लोक सेवक या फिर मिथ्या व्यपदेशन करता है, तो यहाँ पे यदि अपराध कर दिया जाता है तो उस लोक सेवक को उस अपराध के लिए, जो अपराध किया जा रहा है उसके अधिकतम दंड का, यानी दीर्घतम दंड के आधे भाग से या फिर जुर्माने से दोनों दंडित किया जाए। 10 साल का अधिकतम दंड है तो यहाँ पे 5 साल की सज़ा होगी और जुर्माना भी इस पर लगाया जाएगा, या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है। दूसरी चीज़ की, यदि मान लीजिए मृत्यु आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध था और उसको ये छुपा रहा है लोक सेवक, तो फिर क्या होगा, उसको 10 वर्ष तक की सज़ा होगी। यदि अपराध नहीं किया जाता है तो फिर वहाँ पे उपबंधित दीर्घतम दंड के 1/4 भाग से दंडित किया जाएगा, या फिर जुर्माने से, या दोनों से, ठीक है। भाई लोक सेवक है, लोक सेवक अगर ऐसा काम करेगा तो फिर यहाँ पे जनता का क्या होगा। तो यहाँ पे लोक सेवक को यहाँ पे दंडित करने के लिए ना, यहाँ पे अगर अपराध नहीं हुआ होता है तब भी उसको 1/4 दंड से यहाँ पे दंडित किया जाएगा, साथ ही साथ जुर्माना भी लगाया जा सकता है, या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है, ठीक है। ये तो हो गया मृत्यु आजीवन कारावास, तो यहाँ पे बता दिया। अब यहाँ पे कहता है कि यदि मान लीजिए कारावास से दंडनीय अपराध है, ठीक है, और उसको छिपाया जाता है, उसके अस्तित्व को छिपाया जाता है ताकि उस अपराध को सुकर बनाया जा सके, उसको अपराध को पूर्णतः से एक तरीके से किया जा सके, ठीक है। यानी कि यहाँ पे उसका एक जो प्लान बनाया था, जिस प्लान के हिसाब से चल रहे थे, उस प्लान को एग्जीक्यूट किया जा सके सही तरीके से, इसलिए क्या कहते हैं, उसके अस्तित्व को छुपाया जाता है, या फिर मिथ्या विपदेशन, झूठ बोला जाता है। तो यहाँ पे यदि अपराध कर दिया जाता है तो दुष्प्रेरक को कितनी सज़ा होगी, दीर्घतम दंड के आधे भाग से यहाँ पे सज़ा होगी, और यदि अपराध नहीं किया जाता है तो दीर्घतम दंड के 1/8वें भाग, यानी कि 1/8वां भाग निकाला जाएगा, उसके बाद यहाँ पे होगा। अब एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जैसे मैंने आजीवन कारावास का बोला, ठीक है, तो आजीवन कारावास का अगर यहाँ पे आधा भाग करना है तो आजीवन कारावास का आधा भाग कैसे करोगे। तो यहाँ पे मैंने एक सेक्शन बताया था, उसमें क्या था कि आजीवन अगर ऐसी कोई निकालना हो, ठीक है ना, कि यहाँ पे आजीवन कारावास का आधा भाग निकालना है, तो फिर यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको आजीवन कारावास का 20 साल मान लिया जाता है और 20 साल का 1/2 कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20 साल का 1/2 10 वर्ष हो जाएगा। ये गणना करने के लिए एक सेक्शन बताया गया है, जैसे आपने आईपीसी पढ़ोगे तो आईपीसी की सेक्शन 57 में है ये आजीवन कारावास के दंड विधियों की गणना करने के लिए। तो आजीवन कारावास को 20 साल मान लिया जाता है। आजीवन का 20 साल का होता नहीं है, लेकिन यहाँ पे अगर गणना करनी हो तो फिर 20 साल का यहाँ पे माना जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा दुष्प्रेरण का पार्ट। अगले पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 4 का ही। यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, आपका आपराधिक षड्यंत्र, और दूसरा पढ़ने वाले हैं आपका यहाँ पे अटेम्प्ट के बारे में, ठीक है। तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ, देखते रहिए हमारा चैनल लीगल रिलेशन।